व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए, कोर्ट में बोला गया है टुगेदर वी अचीव मोर। मतलब सिंगल आदमी इतना वर्क नहीं कर सकता है अगर मिलके कोई भी काम एक ग्रुप में किया जाए। अगर ग्रुप में कोई भी काम किया जाता है तो देखिए हर एक आदमी के पास में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो कि दूसरे आदमी के कंपेयर में ज़्यादा होता है। जब इंडिविजुअल आदमी अपना अपना टैलेंट लेकर एक ग्रुप में आता है तो हर एक आदमी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि सामने वाले बंदे से कुछ ना कुछ सीखा जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंट होगा ही होगा। ओके, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के साथ में मिलकर वर्क कीजिए और एक दूसरे के टैलेंट को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। जितना भी एक दूसरे का टैलेंट आप यूटिलाइज कर पाएंगे उतनी ही आप लोगों की भी इफिशिएंसी बढ़ेगी। वैसे तो अपने ऊपर ही ट्रस्ट करना है आप लोगों को, पर लेकिन छोटा सा एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें 2 से 3 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 4 मेंबर। तो उसमें एक दूसरे से बैठ कर टॉपिक डिसाइड करो कि ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने हैं, इसके ऊपर ये मेरे पॉइंट्स रहेंगे। तो आप लोगों को कई सारे नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिस डायरेक्शन में आप लोग मतलब कई बार हम लोग सोच नहीं पाते हैं, तो सामने वाला बंदा आकर बता देता है कि यार ये भी डायरेक्शन हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उसको भी हमसे कुछ सीखने को मिलता है एक्स्ट्रा। तो ग्रुप में पढ़ाई करने से आपकी कई सारी डायमेंशंस ऐड हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि डेली मिनिमम 1 से 2 घंटा मतलब कोशिश कीजिए किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं बैठकर एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके से। ठीक है, ये टाइम जितना भी आप यूटिलाइज करेंगे इससे आपकी जो एनर्जी है, एफिशिएंसी है और आपका काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस होगा और ये आप लोगों को लगभग मतलब 2 से 3 हफ्ते के अंदर दिखने भी लगेगा। तो इसीलिए फोकस कीजिए कि एक थोड़ा डिस्कशन भी रखिए एक दिन में अपना जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर UPSC के लिए भी अवेलेबल यहाँ पे पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स बनाए गए हैं भूमिका मैम के द्वारा, गौरव सर के द्वारा और महिपाल सर के द्वारा। तो ये फैकल्टी हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीटली तैयार किए हैं। तो आइए अब आर्टिकल देखते हैं। ये वाला जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है जो कि PN भागवत जी का केस था। आप लोगों ने इमरजेंसी के टाइम पे उस चीज को देखा होगा। तो इस केस से रिलेटेड काफी कई सारी चीजें हैं। तो ये बोला जा रहा है कि फिर से उसी तरीके की सिचुएशन कुछ बनती नजर आ रही है। तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। ये साइड वाला इशू यहाँ पे कतर का इशू है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कतर का इशू अभी निकल के आया था उसको सेग्रीगेट कर दिया था सब कंट्री ने मिलकर वहां पर। तो उसी के बारे में बोला गया है कि कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि अब फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल वाली सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। तो इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल न्यूट्रिनो से रिलेटेड है। न्यूट्रिनो के बारे में बताऊंगा पूरा बैकग्राउंड और किस तरीके से वर्क करती है उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। और इसीलिए यहाँ पे बोला भी गया है कि देखिए हमारी सोसाइटी में जब भी कोई चीज अपोज की जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि ये नहीं देखा जाता है कि उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है। बस एक अंधाधुंध बेस पर किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी के बारे में जिक्र किया गया है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड के बिना ही किसी चीज को अपोज नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में ये डिस्कशन किया गया है, इसको अच्छे से देखेंगे। ये नीचे वाला आर्टिकल गेम से रिलेटेड है। के श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया, तो ये काफी खुशी की बात है। तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पर। ये वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया गया है यहाँ पे देखिए काफी मतलब हिंदू और मुस्लिम के बारे में डिस्कस किया गया है कि हिंदू ये और मुस्लिम ये। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल अच्छा नहीं है। ये आर्टिकल GST से रिलेटेड है। इस आर्टिकल के बारे में काफी कुछ देखेंगे। GST को हालांकि थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है यहाँ पे कि जिस तरीके से टैक्स, अगर कोई इस तरीके का टैक्स वाला सिस्टम कोई इंप्लीमेंट करना था तो वहां पे मैक्सिमम जो फोकस किया जाना था वो एक एक्सपर्टीज पे फोकस किया जाना चाहिए था। जबकि जो GST काउंसिल है उसमें सारे मिनिस्टर्स हैं, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, मतलब टैक्स से रिलेटेड। वहां पे सारे मिनिस्टर रख दिए गए हैं जो कि ये सब डिसाइड कर रहे हैं। और भी कई सारे इशू डिस्कस किए गए हैं इसमें। तो आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला नीचे वाला आर्टिकल है, ये जीका वायरस से रिलेटेड है। तो जीका वायरस के बारे में थोड़ा सा कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया है कि जिस इंसान को कभी डेंगू वगैरह का इन्फेक्शन हुआ है ये नहीं है कि उसको आगे आने वाले टाइम में जीका वायरस भी हो सकता है। और इसके ऊपर आप लोगों ने देखा था कि UPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। जीका वायरस जो होता है एक तरीके से मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, एंडीज मॉस्किटोज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मल जो हमारे सर का साइज ये होता है। तो इसके में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो अगर इस तरीके से ये इंपैक्ट डालता है कि जो बच्चे का सर का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है और एबनॉर्मलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मतलब उसके माइंड पे भी इंपैक्ट पड़ता है और ये एबनॉर्मल बच्चा की तरीके से देखा जाता है कि बच्चा जो है ये एबनॉर्मल है। इस तरीके की बातें निकल के आती हैं। बीमारी का नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पे, माइक्रोसेफेली। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि सरकमफ्रेंस जो होती है वो कम हो जाती है और ब्रेन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो माइंड जो होता है एवरेज, वो भी बिलो एवरेज होता है। तो इस बीमारी का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये जीका वायरस से ही कनेक्टेड है। ओके, ये वाला आर्टिकल है, ये कतर से रिलेटेड है। मेंडिंग मतलब मरम्मत करने की बात बोली गई है, जो कि एक रिफ्ट आ गया था, मतलब बीच में तो दरार आ गई थी। दरार किस किस के बीच में आ गई थी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए।
ये है यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स। तो ये यहाँ पे 6 स्टेट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 6 स्टेट है यहाँ पे, टोटल 6 मेंबर हैं। तो इस जो 6 मेंबर है यहाँ पे देखिए, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो किया गया था 1981 में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्टेट है। तो यहाँ पे जो ये वाला स्टेट है कतर, आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको आइसोलेट कर दिया गया था। आइसोलेट करने के कई सारे रीजन हम लोगों ने देखे थे। सबसे बड़ा रीजन जो उसमें बताया जा रहा था कि ये ईरान को सपोर्ट करता है। ये कंट्री चाहते हैं कि ईरान देखिए एक तरीके से शिया कंट्री है और मैक्सिमम जो ही है सुन्नी कंट्री है। तो इस तरीके की एक्टिविटी निकल के आती है कि कई सारी और भी बातें होती हैं जिसके बेस पे बोला जाता है कि जो कतार है, जो इनकी गल्फ काउंसिल है, ये इसका अपोज करता है। मतलब कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि ये काउंसिल वाले नहीं चाहते हैं, पर लेकिन कतर वो सारे काम करता है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए इसको सेग्रीगेट कर दिया गया था। इसको यहाँ से बोला गया था कि इसके साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा। तो उस हद तक चीजें पहुंच गई थी। आप लोगों को पता है वैसे ही इस वाले एरिया में कितनी सारी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर ये भी इशू कंटिन्यू रहता तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्यूशन निकालने की बात की गई है, और सॉल्यूशन निकालने में क्या किया जा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर इनके कॉमन लैंग्वेज की प्रपोज, कॉमन लैंग्वेज बात की मतलब कॉमन करेंसी, लैंग्वेज नहीं करेंसी प्रपोज की गई है। तो खैलिजी, तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में यूरो यूज की जाती है, तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी करेंसी प्रपोज कर रखी है, ठीक है। तो जो 6 कंट्री है यहाँ पे ये इसको फॉलो करेंगी। तो इस तरीके का यहाँ पे बात बताई गई है। आगे देख लेते हैं। देखिए अगर ये कतार इशू है सॉर्ट आउट हो जाता है तो काफी फायदा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। वैसे ही कई सारे इशू ऐसे चल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया वाला इशू ले लीजिए, या फिर आप लोग ले सकते हैं सीरिया वाला इशू ले लीजिए। तो इस तरीके के ऑलरेडी कई इशू हैं। तो फालतू में इस तरीके की नई प्रॉब्लम क्रिएट करने से और ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाएगी वर्ल्ड में। तो देखिए जो सऊदी अरेबिया लेड जो ग्रुप है उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन और भी कई सारी कंट्री हैं। उन्होंने लिस्ट किया, डिमांड रखी है कतर के सामने कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं तो हम लोग सोचेंगे कि मतलब चीजों को थोड़ा सही से किया जाए। उसमें क्या रखा गया, उसमें डिमांड जो है वो क्या है, सबसे पहला तो यही है कि जो ईरान के साथ में जो टाई है उसको साइड में कीजिए आप लोग। तुर्की के साथ में जो कोऑपरेशन है उसको भी थोड़ा साइड में कीजिए। और जो अल जजीरा जो यहाँ पे न्यूज नेटवर्क है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम निकल के आई, ये बोला जा रहा था कि इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उसको भी शट डाउन करने की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो ये बातें बोली जा रही है, पर लेकिन दूसरी साइड में हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जितनी भी ये कंट्री है, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, ये जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनको ये सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इन द पार्टनरशिप ऑफ कतर। तो ये बात एक साइड में तो मतलब वही हो गया, दोगले वाली बात हो रही है। दूसरी साइड में उनको बोल रहे हैं आप वो काम बंद कर दीजिए, और एक साइड में खुद वो काम कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे राइटर के द्वारा बोली जा रही है। और यूएई को अगर ढंग से देखा जाए, उसके मतलब यूएई को भी अगर ढंग से देखा जाए, जो यहीं पे एक मेंबर है, अगर आप लोग देखें, ठीक है ना, यूएई यहीं पे एक मेंबर है, इसके भी अच्छे खासे रिलेशन है किसके साथ में, ईरान के साथ में। तो कहीं ना कहीं वो भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसको भी देखने को मिलेगा। और आप लोग इसकी तो बात कर रहे हैं एक रेडियो की, अल जजीरा की बात करें, इसके अलावा भी और कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इस लेवल पे वर्क करती हैं, उनका आप लोग क्या कर पाएंगे। तो देखिए ये सारी बातें सोचने वाली होती हैं। मतलब कि यही बात है, अगर कोई वो जैसे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बात बोली गई थी कि किसी को आप वही काम करने को बोलो जो आप लोग खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो काम आप खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं वो दूसरे पर आप लोग कैसे इंप्लीमेंट करने की सोच सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ओके। इसके अलावा और क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था, रियाद डिक्लेरेशन बोला गया था, जिसके तहत ये बात की गई थी कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी है, टेररिस्ट ग्रुप है, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, ठीक है। तो क्योंकि देखिए आप लोग देख सकते हैं कि सब अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। सीरिया में ले लीजिए, और भी कहीं भी अगर कोई इशू आता है तो जो भी ग्रुप होता है सब अपने वाले ग्रुप के पीछे पहुंच जाते हैं कि मैं तो इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूं। बट लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि अगर ये रियाद डिक्लेरेशन को फॉलो करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो क्राइसिस है इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि इसमें यही बोला गया है किसी को सपोर्ट नहीं करना है जो खासकर एक्सट्रीम और टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाता है। तो वही बात है, अगर ये एक्सट्रीम और टेररिस्ट एक्टिविटी वाले ग्रुप को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात निकल के आते हैं, तो फिर चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं आराम से। तो ये बात बोली गई है। तो इंप्लीकेशन बोला गया, देखिए आप लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि इंडिया का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें डिस्कस की गई हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, क्राइसिस अगर इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर सकते अगर ये इसी तरीके से चलता रहा। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस है मेनली जो बोला गया है, मतलब सब लोगों ने अपने हिसाब से सोचा है कि मतलब ये इसको बाइकआउट कर दो, उठा के कतर को, और जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया द्वारा दादागिरी भी दिखाई गई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अगर वैसे भी देखें आप लोग, यमन में देख लीजिए, जो यमन वाला एरिया है, अगर यहाँ पे एक बार देख लीजिए मैप में, जो यमन वाला एरिया है यहाँ पे खूब बम्बार्डमेंट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले। तो अगर उस तरीके से देखा जाए, मतलब अपने आप तो खुद ये रुक नहीं रहे हैं, मतलब लगभग 10,000 आदमी वहां पे मारे जा चुके हैं। तो एक साइड में तो वो हो गया। तो ये देखने को क्या मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया जैसे अपनी मसल्स पावर दिखा रहा है इस वाले एरिया में, खासकर वीकर सेक्शन है उनके ऊपर, तो दबा के दूसरों को चला जा रहा है।
तो वही बात बोली जा रही है, अगर इस तरीके से दबा के दूसरों को चला जाएगा, जो हमने यूएन नेशन की बॉडी बना रखी है, तो उनका कोई मतलब बनता नहीं है। वो इसीलिए बना रखी है कि देखिए वर्ल्ड में पीस बनाए जा रखे हैं और उनकी कोई सुनता नहीं है। जब भी बात आती है इनकी दादागिरी छोटे छोटे देशों पर तो चल जाती है, जो यूएन हो गए, इस तरीके की एजेंसी हो गई है। पर लेकिन जब भी कोई ऐसी कंट्री आती है, यूएसए जैसी कंट्री ले लीजिए या फिर चाइना जैसी ले लीजिए, ये सरासर सुनने से इनका इनकार कर देते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये वीक दिखता है कि वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके से, या यूएन का जो यूएन के द्वारा जो सिस्टम है वो कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करने में कहीं ना कहीं जो उनका रूल और रेगुलेशन है वो काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो अपने आप में संपूर्ण कंट्री है वो फॉलो ही नहीं करती है यूएन के किसी भी रिजोल्यूशन को। बोलती है कि यूएन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना खुद का सिस्टम है अपना काम करने का, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो वो चीज भी दिखती है यहाँ पे कि मतलब यूएन जैसी बॉडी को भी एक तरीके से साइड में रख दिया जाता है। खासकर कतर वाला इशू भी ले लीजिए, इस पर इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी और कई सारी डायमेंशंस निकल के आती हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये इसको सेग्रीगेट कर दे रहे हैं ईरान को, तो कम से ये निकल के आएगा कि ईरान के पीछे सारी कंट्री पड़ गई हैं। उधर से यूएसए पड़ा हुआ है, उधर से पूरा ये भी ईरान के पीछे पड़ जाएगा। तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट निकल के आने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया के लिए कई सारे ट्रबल की कंडीशन बन जाएगी। एक तो सबसे पहला, अगर ईरान के ही डायरेक्शन में ले लीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ईरान के साथ में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना यहाँ पर गवादर पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो एक तो हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वही कहीं ना कहीं मतलब बस्ते में जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा क्या है, अफगानिस्तान को हम क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान को सी रूट मिल जाए और अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ में कॉन्टैक्ट कर सके। वो भी कहीं ना कहीं साइड में लिखता हुआ नजर आएगा। ये आर्टिकल में नहीं देखा, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग आंसर लिख सके थोड़ा, ठीक है, कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इसका। इसके अलावा इंडिया क्या सोच रहा था, चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया क्या सोच रहा था, जितनी भी गैस प्रोड्यूसिंग या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसके साथ में कॉन्टैक्ट कर सकता था आगे, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे भी इस वाले एरिया में भी अपना मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता था, पर लेकिन वो भी कहीं ना कहीं साइड में होता हुआ नजर आएगा अगर ईरान के खिलाफ में कुछ भी सैंक्शन ज्यादा लगाए जाएंगे। तो जो कनेक्टिविटी है ऑयल रिजर्व कंट्री और गैस से रिलेटेड जो भी एरिया है उनसे कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो ये तो हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखें रेमिटेंस की कंडीशन, मतलब जो भी कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारे यहाँ के सिटीजन रह रहे हैं और वो जो भी कमाई इंडिया में भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है, तो उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा अगर इस तरीके की सिचुएशन चलती रही और सप्लाई भी हमारी कहीं ना कहीं कट नजर आएगी होती हुई। तो ये बात बोल रहे हैं, देखिए हम जो है मतलब राइटर तो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन सुषमा स्वराज का जो सुषमा स्वराज जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको इंटरनल मैटर बताया था और ये बोला था इस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है इंडिया पे। पर लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा अगर ये क्राइसिस आगे बढ़ता है तो सबसे अच्छी बात यही है कि जल्दी से जल्दी क्राइसिस को सोल्व करके और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। ओके, देखिए ये वाला आर्टिकल यहाँ पे अनुज भवानी जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे जो फोकस दिया गया है वो पीएन भगवती जी पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो मतलब बात यही हो जाती है किसी पर्टिकुलर आदमी पे आर्टिकल है, तो मतलब जितने दो चार मेन पॉइंट्स है वो मैंने निकाल लिया। यहाँ पे ज्यादा फोकस देना नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इन्हीं के ऊपर घूम रहा है यहाँ पे आर्टिकल। तो बात क्या की, क्यों आया आर्टिकल, अभी ये एक्सपायर हुए हैं अभी 10-12 दिन पहले, तो 95 की ईयर में ये एक्सपायर हो गए हैं। तो देखिए इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट है अगर देखा जाए तो कई सारे इशू से रिलेटेड। पीएन भागवती जी का खासकर जो जब भी नाम आता है तो इंदिरा गांधी जी का नाम निकल के आता है। जो पोजीशन सिचुएशन इंदिरा गांधी जी की पॉलिटिक्स में है वही कहीं ना कहीं भागवती जी की इंडियन जुडिशरी में है, ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने एक बार जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे इन्होंने सारे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और रेगुलेशन उनको साइड में रख देता है। इसी तरीके से देखा जा रहा है जिस तरीके से मतलब जस्टिस होता है उसमें भी भगवती जी ने भी कुछ इसी तरीके का रोल प्ले किया है। देखिए इन्होंने क्या बात की है कि जो भी ड्यूरेशन में हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने कहीं ना कहीं इसको क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया। इसके बाद में फिर जनता गवर्नमेंट आई। जनता गवर्नमेंट आने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने जनता गवर्नमेंट के आते ही उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में फिर से जब इंदिरा गांधी जी आई तो उसके बाद में फिर से इन्होंने उनका साथ देना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके का इनका रवैया रहा है, मतलब जो भी गवर्नमेंट आ गई उसके लिए मतलब उसको प्रेज करना स्टार्ट कर देना। तो इस तरीके का काम जो दिख रहा था, फिर बाद में इन्होंने मतलब माफी भी मांगी इस बात के लिए। तो ये भी बोला है कि हाँ उस टाइम पे मतलब गलत डिसीजन थे वो सारे। तो आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसा ही होता आज की डेट में भी दिख रहा है, ये बातें बोली जा रही है। वही स्टाइल है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का भी जो कि वहां पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का था। तो दोनों को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए जिस तरीके से काऊ पे मतलब एक तरीके से उसको नेशनल एनिमल बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा नेशनल एंथम की बात की गई है कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम बजाइए आप लोग। इसके अलावा जो नेशनल हाईवेज है वहां पे शराब पीना बंदी करा दिया गया है। तो ये कोर्ट के डिसीजन आ रहे हैं निकल के, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से निकल के आ रहे हैं जिस तरीके से उस टाइम पे जो डिसीजन निकल के आ रहे थे भगवती जी के द्वारा, तो उसी तरीके से इनको यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है।
तो यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, ये था एडीएम जबलपुर वर्सेज, ये वाला जो डिसीजन था ना, इस वाले डिसीजन तो ये वाला हो गया या फिर और कई सारे हो गए। तो ये क्या आते हैं, कई सारे मतलब मैचिंग में आ जाते हैं, नाम दे देते हैं कि इसने क्या किया है, उसने क्या किया है, तो आप लोगों को थोड़ा इसलिए भी याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो ये एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जी का केस था। तो ये केस किससे रिलेटेड था, ये केस था हैबिस कॉर्पस से रिलेटेड केस था। आप लोग समझते हैं हैबिस कॉर्पस। तो हैबिस कॉर्पस से पहले मैं आप लोगों को पहले तो यही बताना चाहता हूँ कि ये रिट्स के अंदर आता है। जो हमारे यहाँ पे रिट्स हैं, आप लोगों को बताना है कितनी रिट्स हैं, उनके नाम भी बताने हैं और उनके बारे में नीचे लाइन भी लिखिएगा कि किस किस चीज से रिलेटेड है। हैबिस कॉर्पस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, जो कि आर्टिकल में दिया है, कल फिर आंसर दूंगा तो बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पे हैबिस कॉर्पस के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए ये प्रोटेक्ट होती है पर्सनल लिबर्टी के लिए। अगर किसी को अरेस्ट कर दिया गया है तो सीधा सीधा ये फंडा होता है कि उसको 24 आवर के अंदर किसके सामने, जज के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। तो ये बात होती है। तो ये केस इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे बात किया गया, इमरजेंसी जब हुई थी उसके बाद में मतलब क्या चीजें की गई थी, जैसे 1975 से 77 तक जो ये राइट था ये कहीं ना कहीं साइड में रख दिया गया था, ठीक है। तो यही बात बोली गई है। तो जो जज थे उन्होंने बोला कि अगर कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है तो इसको मतलब उन्होंने सही बताया था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जजमेंट क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा हुआ था कि ऐसे कैसे सही बता सकते हैं इस तरीके की चीजों को। ये खासकर फंडामेंटल राइट का डायरेक्ट हनन हो गया ना, तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया तो डायरेक्टर जज बता रहे हैं कि ये सही है। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज था। तो उसी के ऊपर यहाँ पे बातें बोली जा रही है कि इस तरीके की बातें फॉलो करके नहीं चलनी चाहिए। इसके अलावा क्या बातें हुई है फिर कि जो काम उस टाइम पे इमरजेंसी के द्वारा जस्टिस भागवती जी को द्वारा किया गया था उस टाइम पे आज की जुडिशरी कर रही है। जो हम लोग देख रहे हैं बैन लगा दिया यहाँ पे, वो कर दिया या ये कर दिया, तो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वही केस निकलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर भी। तो फिर से रिविजिट करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए कि क्या ये चीजें सही है क्या गलत है, इन चीजों पर फोकस देके चलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो कंप्लीट जो सिस्टम टिका हुआ है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे टिका हुआ है और अपने अपने को एक दूसरे के चेक और बैलेंस की भी सिचुएशन है, कंडीशन है। चेक और बैलेंस भी करते रहना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे नहीं है कि किसी भी तरीके से एक चीज को फॉलो करके आप लोग चल देते हैं। तो वो बात बोली गई है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा 2 केसेस का और जिक्र किया गया है, आप लोग इसका भी नाम याद रख सकते हैं किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। एक तो है यहाँ पे बंधुआ मुक्ति, मतलब जो बंधुआ मजदूर बनाए जाते हैं एक तरीके से, मतलब आप लोग बोल सकते हैं जो लेबर लगाया जाता है, फोर्स लेबर उसको बोल सकते हैं। मतलब एक तो इससे रिलेटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके बाद में निकल गया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, इन चीजों को सही करने के लिए मेनका गांधी केस का जिक्र किया गया। ये भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। इनका वीजा जो था, इनका पासपोर्ट वगैरह मतलब एक तरीके से रद्द कर दिया गया था। ये बोला था कि आप लोग बाहर विजिट नहीं कर सकते, इन्होंने बोला ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि कहीं भी जाएं किसी भी तरीके से हम काम करें, तो उससे रिलेटेड है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में, ओके। तो रिट्स के बारे में आप लोगों को बताना है और किस आर्टिकल के तहत आती है ये भी बताना है और कितनी रिट्स होती हैं ये भी बताना है और उनके बारे में 1-2 लाइन लिखिए। आपका कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे तैयार हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। फिर जो भी बात होगी कल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से। ये आर्टिकल रवि जी के द्वारा लिखा गया है। ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एक एनजीओ है, उसके भी फाउंडर हैं ये। तो इन्होंने ये न्यूट्रिनो के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। पहले आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेस आप लोग देख लीजिए कि ये है क्या एक्चुअली में, तब आप लोगों को ज्यादा इसको कोरिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो तमिलनाडु में बनाने की बात चल रही है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी आर्टिकल में, ठीक है। कभी आप आर्टिकल में ढूंढो इस सब चीजों को। तो तमिलनाडु में बनाने की बात चल रही है। तो ये लगभग 1300 मीटर मतलब अंडरग्राउंड जाकर चीजों को वहां पे करने की बात चल रही है। तो देखिए अगर इस तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया में लगाया जाता है तो इन्वायरमेंटल बेस पे या फिर लोग या फिर एनजीओ जो है उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे आर्टिकल में कि मतलब बिना किसी बेस के क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले देखिए चीजें क्या हो रही थी। पहले ये प्रोजेक्ट लगाने की बात चली गई, पर फिर क्या हुआ, ये हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया प्रोजेक्ट को। ये बोला गया कि ये कहीं ना कहीं जो बोधी हिल रिजर्व है एरिया जो तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उस वाले एरिया पे इंपैक्ट डालेगा ये, मतलब वहां पे ढंग से मतलब उस वाले एरिया को नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा उस वाले एरिया पे। तो ये बात की गई है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने क्लियर कर दिया गया था, पर फिर भी इस पे बैन लगा दिया गया। जो प्रोजेक्ट है वो ज्वाइंटली बनाया जा रहा है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये बात यहाँ पे हो गई। तो ये जो न्यूट्रिनो के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए एक तरीके के मतलब मास लेस क्लोज टू द जीरो मास होता है इनका, ठीक है ना। तो उसके इस तरीके के आर्टिकल हैं और खासकर आप लोगों को ये भी याद रखना है नियरली स्पीड लाइट से चलते हैं, ठीक है। 3 तरीके के ये होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं इनको, दूसरा यहाँ पे जो बात की जा रही है म्यूनो, ठीक है ना। तो ये भी एक न्यूट्रिनो होता है और दूसरा टाउ न्यूट्रिनो। तो डिफरेंट होता है, ये किस बेस पे डिफरेंट होता है, ये सब मास के बेस पे डिफरेंट होता है, इनमें अलग अलग मास होता है तो उसके बेस पे डिफरेंट होते हैं। देखिए सूरज के द्वारा बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो हर टाइम निकलते रहते हैं और ये हमारी बॉडी से भी क्रॉस होते रहते हैं। इस तरीके से अगर अंगूठा सामने लाएंगे तो उसमें से क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये एक ऐसी चीज है कि मतलब हर टाइम मतलब बॉडी से भी पास हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हर टाइम बॉडी से पास हो रही है, तो अगर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट इस तरीके किया जा रहा है तो मतलब किस तरीके से वो हमको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आ रही है कि मतलब बिना सोचे समझे ही चीजों को उठा लिया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो उसके बारे में ये यहाँ पे बोल रहे हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस किया था। जब पहली बार मैंने इसको डिस्कस किया था तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था, देखिए जो सस्पेंशन किया जाता है, जो सेटबैक, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जैसे लगा दिया गया अभी बैन इनके ऊपर, तो ये पूरा साइंटिफिक जो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस हर्ट होता है। एक तो इतना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करते हैं ये लोग, और ऊपर से अगर इस तरीके के डिसीजन निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं हार्म करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब इनकी सोचने की समझने की क्षमता को, मतलब इतना सोच समझ के चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं पर लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो जो अर्लियर डेडलाइन रखी गई थी प्रोजेक्ट की 2022 रखी गई थी, ठीक है, पर लेकिन इससे पहले देखने में क्या आ रहा है, मतलब जो डेडलाइन थी पहले उसके कंपेयर में जो बातें की जा रही हैं कि जो पहले जो डेडलाइन थी वो कम थी, पर लेकिन अब जो है उसको बढ़ा के 2022 कर दिया गया है। ठीक है, पहले उसको कम किया गया था। ये सारी इसी तरीके की एक्टिविटी जो ली जा रही है एनजीओ के द्वारा और उनको बंद करने के द्वारा, पहले ये एक्सपेक्टेशन लगा रही जा रही थी कि चाइना से पहले हम अपनी बना देंगे। तो चाइना में भी इस तरीके की ये जूनो जो है ये भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो ओपन होगी 2019 में। तो हमने ये सोचा था कि चाइना से पहले कंप्लीट कर देंगे, पर लेकिन हमारे यहाँ पे इतने सारे हर्डल हैं, इसको दिखता नहीं रहा है कि अब 2022 से पहले ये कंप्लीट हो पाएगी। लॉन्ग हिस्ट्री इसके पीछे बोली जा रही है। न्यूट्रिनो जो रिसर्च है, हिस्ट्री है इंडिया की, इसके पीछे क्या है, 1960 और 70 के दशक में अगर देखा जाए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च ने ये इस तरीके की चीजें डिटेक्ट की गई थी। कहां पे? कोलार माइन, जो कि गोल्ड की माइन है कर्नाटक में। आप लोगों को ये भी याद रखना है। देखिए इस तरीके से बीच बीच में इंफॉर्मेशन आती रहती है, तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कोलार माइन किस चीज से रिलेटेड है, कहां पे पड़ती है, तो सोने से रिलेटेड है, ये कर्नाटक में पड़ती है। इसके अलावा फिर 1980 में लगभग, मतलब देखिए 10-10 साल का गैप चल रहा है लगभग, तो फिर से डिस्कस करनी चीजें स्टार्ट हो गई, फिर से बातों को किया गया कि इसके ऊपर कुछ वर्क करना स्टार्ट किया जाए। 2002 में चल के डॉक्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, ठीक है, कि किस किस तरीके से ये आईएनओ को स्टेब्लिश किया जा सकता है, और तब से चीजें थोड़ी फास्ट होना स्टार्ट हो गई। तो चीजें फास्ट हो रही है अगर देखा जाए तो लगभग, मतलब कितना टाइम हो गया है, लगभग 5 से 6 डिकेड यहाँ पे लगभग हो चुके हैं चीजों को चलते हुए, ठीक है, पर लेकिन उस लेवल में नहीं आई है अब तक भी जिस लेवल में होनी चाहिए थी। और चाइना इसीलिए आगे निकल जाता है क्योंकि चाइना की आराम से चीजें होती हैं, वहां पे आराम से सारी चीजें उनके हाथ में, कोई रोक टोक होती नहीं है। तो न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेबिलिटी की बात में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल वेव फर्स्ट टाइम जो डिटेक्ट की गई थी लेजर, ये आप लोगों को याद रखना है, ये मतलब ये यूएसए का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया है कि जो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेबिलिटी है इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, यूएसए की है ये। तो ये इसका नाम क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये भी कई बार जो एजेंसीज है ये मैच करने के लिए आ जाती है, ये कौन सी है, इंडिया की कौन सी है और चाइना की कौन सी है। तो ये किसकी है, ये यूएसए की है। यहाँ पे चाइना की मैंने आप लोगों को अभी बताया, चाइना की कौन सी थी आप लोगों ने अभी देखा पीछे, तो इसलिए आप लोगों को याद रखनी है इस तरीके से, ठीक है। चाइना की हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी, ठीक है। तो जुनो, तो इस तरीके से इनका भी थोड़ा थोड़ा आप लोग नाम याद रखना चाहिए, ये भी इस तरीके से मैचिंग में आ जाती है कई बार। तो देखिए जो यहाँ पे इसकी बात किया जा रहा है, जो ये वेव पास्ड हुई थी उस टाइम पे, जो यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे ये लाइगो का जो मेजरमेंट किया गया था उस टाइम पे, तो यहाँ देखा गया था कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, एक्सपेंड होती रहती हैं, जो वेव होती है वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। मतलब एक तरीके से ऐसा होता है जिस तरीके से रबर को प्रेस किया जाता है तो फिर छोड़ दिया जाता है, तो उस तरीके की एक्टिविटी हमारी अर्थ पे भी होती रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां से ऑब्जर्व करने को मिली, पर लेकिन आगे जब चीजें की गई वो वाली चीजें निकल के आई कि जो लिगो में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कहीं ना कहीं मतलब एक एक्सपेरिमेंट था, पर लेकिन जो एक्चुअल में वेव निकल रही थी उसके तरीके का वो नहीं था, ठीक है। तो एग्जैक्ट वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पाया, तो फिर से क्या निकल गया है कि दूसरी चीजों पर फोकस किया जाए। तो फिर फोकस किस पे स्टार्ट हो गया, वो हो गया न्यूट्रिनो के ऊपर फोकस होना स्टार्ट हो गया। तो सन से हर टाइम बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो निकलते हैं। मतलब इंडिया में तो न्यूट्रिनो का एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की जिक्र किया गया कि इसको बनाते हैं और इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दें। ये यहाँ पे म्योनो जो मैंने आप लोगों को अभी बोला है, ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों ने अभी 3 देखे हैं, 3 हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो ये सारे किसके ऊपर होते हैं, ये मास के बेसिस पे इनमें डिफरेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, तो इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये बोला जा रहा है कि ये अनफॉर्चुनेटली है कि तमिलनाडु में बेसलेस एलिगेशन लगाई जा रही है कि ये इस तरीके से इंपैक्ट डालेगा, उस तरीके से इंपैक्ट डालेगा। तो जिस तरीके से न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं या फिर दूसरे पावर प्लांट होते हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो वो एक तरीके से मान लीजिए इंपैक्ट डाल सकते हैं, उनका एक बार को जानना पड़ता है। पर लेकिन इस तरीके की चीजों को उनसे कनेक्ट करके बिना किसी रीजन के, साइंटिफिक रीजन के अपोज किया जाता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है और ये बिल्कुल इस डर के पीछे कोई बेस भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, वही बात निकल के आती है कि डर के आगे जीत है, तो डर को साइड में रखिए और जो भी करना है काम को करना स्टार्ट कीजिए।
तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, खासकर हम ये कई सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं पीछे भी, यही निकल के आता है कि हमारे यहाँ पे जो है ना सोसाइटी में क्रिटिसाइज चीजों को ज्यादा किया जाता है और विदाउट एनी बेस, तो वो बात निकल के आती है मैक्सिमम टाइम हमारे यहाँ। तो उसी चीज को ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी सोसाइटी में। ओके, ये पूजा मेहरा जी के द्वारा आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ पे टैक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टैक्स निकल के जो आ रहा है एन ओल्ड न्यू टैक्स, तो ये कहीं ना कहीं देखिए टैक्स के बारे में कई सारी चीजें जिक्र कर रही हैं यहाँ पे। सबसे पहली तो बात यही आती है कि देखिए जो जीएसटी निकाल के आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो अनसर्टेनिटी है, जो भी चीजें निकल के आ रही है कि ये करना है या वो नहीं करना है, तो इंप्लीमेंट करने से पहले सब सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे आप कोई टैक्स इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत ही ह्यूज इंपैक्ट डालेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब एक सिंगल आदमी पे ये इंपैक्ट डालने जा रहा है। तो सबसे पहले जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं इसको मिडनाइट, मतलब ये मतलब ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगा, तो मिडनाइट में इसको मतलब लगभग 12 बजे के करीब इसको इनॉग्रेट किया जाएगा कि हम इस तरीके का टैक्स इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जीएसटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि मैच बॉक्स और गोल्ड को अगर कंपेयर किया जाए तो सबको ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैच बॉक्स पे ज्यादा टैक्स लगाया एज कंपेयर टू गोल्ड। तो ये देखिए हर एक आदमी को टच करेंगे तो आप लोगों को देखना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने 3-4 ये कंपोनेंट दिए हैं, तो होना किस तरीके से चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि फेयर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो निष्पक्ष होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि किसी पे ये कर दिया और मतलब जहां ज्यादा लगना चाहिए वहां ज्यादा नहीं लगा रहे हैं और जहां कम लगना चाहिए वहां ज्यादा लगा रहे हैं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो कम होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड जितने टैक्स होंगे, पहले इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, आप फिर से उसी कॉम्प्लिकेशन में घुसते नजर आ रहे हैं। पहले आपने बोला था कि 1 नेशन 1 टैक्स करेंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ लिखता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। इतनी सारी टैक्स लेब रख दिया आप लोगों ने, 5, 12, 18, 28 और ऊपर से सरचार्ज और किसी पे नहीं लगाना है। तो वो चीजें भी आप लोगों की मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उस पर भी फोकस देना चाहिए कि किस तरीके से चीजों को ट्रांसपेरेंस बनाना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो टैक्स का किस तरीके से कलेक्ट करना है वो सारी चीजें भी आराम से होनी चाहिए। ओके, तो इसके अलावा भी देखिए ये तो बात अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है गुड्स और सर्विस गवर्नमेंट, तो कम से कम वो रिकवर कर सके जितना रेवेन्यू वो लगा रही है, तो उसको भी, क्योंकि देखिए जो इतना टैक्स से जिनको पैसा रिसीव होता है उसी के बेस पे वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम इंप्लीमेंट करती है सोसाइटी में। अगर उनको सोशल सिक्योरिटी की स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही बात बोली जा रही है यहाँ पे कि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम वो प्रोवाइड तभी कराएंगे कि वो अपना टैक्स रिकवर भी कर सके ढंग से, तो उस पर भी फोकस दिया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या बात की गई है, देखिए फिक्स्ड किया गया है लगभग 1200 आइटमों को। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 1200 आइटम पे अलग अलग गुड्स और सर्विस टैक्स लगाया गया है। तो जो गुड्स और सर्विस टैक्स 1200 आइटम पे लगाया गया और यहाँ पे 3-4 आइटम छोड़ दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी गई है, इसके अलावा क्या छोड़ दिया गया है, रियल इस्टेट, जो ये बिल्डिंग वगैरह बनाने वाली चीजें होती हैं उनको छोड़ दिया गया है। अल्कोहल को छोड़ दिया गया है, ये अभी एग्जेम्प्ट है, तो इनको भी देखिए आराम आराम से आगे लाया जा सकता है। तो मतलब यही बातें बोली जा रही है कि मतलब इस तरीके से कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ चीजों को अंदर लाना, आने वाले टाइम में फिर से इसके ऊपर कंट्रोवर्सी निकल के आएगी। तो इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर जीएसटी का रेट देखा जाए, गोल्ड और लग्जरी गुड इज लोअर देन द मैच बॉक्स, मतलब माचिस से ज्यादा टैक्स, जो कम टैक्स है वो इन पे लगाया गया है। तो ये तो एक तरीके से बिल्कुल गलत बात है। माचिस तो हर एक मतलब छोटे से छोटा इंसान यूज करता है, और लेकिन गोल्ड और ये लग्जरी गुड कौन ज्यादा यूज करते हैं, तो उन पे कम टैक्स है, यहाँ पे इन पे ज्यादा लगा दिया। कई ऐसे भी आइटम है, तो ये इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जीएसटी को बोला गया कि देखिए 2 आइटम है, साबुन ले लीजिए एक साइड में और दूसरी साइड में डिटर्जेंट ले लीजिए। अगर दोनों को देखा जाए काम क्या करता है, कपड़ा धोने का काम करता है, तो एक पे तो 18% लगा दिया आपने, दूसरे पे 28% लगा दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं सही चीज नहीं है, काम तो वही कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डिटर्जेंट लोग लेना बंद कर देंगे, साबुन खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो डिटर्जेंट बनाने वाले जितने भी एरिया है वो सारे घटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात बोली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ढंग से चीजों को यूटिलाइज नहीं, एनालाइज नहीं किया गया है कि किस तरीके से कौन सा टैक्स किस एरिया में लगाना चाहिए, तो उस पर भी आप लोगों को फोकस देना चाहिए था। तो इस चीज को भी यहाँ पे लेके क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये और क्या बात बोली जा रही है, आप लोग 1 टैक्स बनाने की बात कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया में, तो 1 टैक्स तो यहाँ पे लगता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये भी बात बोली जा रही है। कुछ छोटी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। देखिए जो जीएसटी काउंसिल का मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, जीएसटी काउंसिल में जो हम लोगों ने देखा था, तो सेंटर के मिनिस्टर हैं और स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, तो वो सब मिला के यहाँ पे सब चीजें डिसाइड कर रहे हैं। तो वो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, अगर देखा जाए तो टैक्स के फील्ड में एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वे तो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि टैक्स का लेवल क्या होना चाहिए। तो एक तरीके से इस बात को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जहां पे आप लोगों को एक्सपर्ट रखना चाहिए था, वहां पे आप लोगों ने पॉलिटिशियन को रख दिया उसमें उठा के। तो इस बात के बारे में भी ये जिक्र कर रही है यहाँ पे आके। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज पे इंप्लीमेंट होने जा रहा है जो टैक्स है, ठीक है। तो देखिए इसके यहाँ पे भी आप लोगों को 2-3 चीजें और देखने को यहाँ पे मिलेंगी अभी आगे। वो क्या है, देखिए जो ये पहले टैक्स इंपोज कर सकती थी, पहले स्टेट अलग इंपोज कर सकता था, यूनियन टेरिटरी अलग टैक्स इंपोज कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स इंपोज करने की पावर इनकी आप लोगों ने छीन ली है। वैट जो होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, वो भी आप लोगों ने हटा दिया है।
तो इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं इंपोज कर पाएगी अब, एक्साइज और सर्विस टैक्सेस, ठीक है, तो ये भी इंपोज करने की बात की, मतलब अलग की गई है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो हर एक आदमी जो नेशनल लेवल पे कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी वो रिसीव करेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल आदमी था, इंडिविजुअल स्टेट था, इंडिविजुअल यूनियन टेरिटरी थी, उनका तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खत्म हो गई ना। जम्मू कश्मीर के बारे में भी ये चीज हम लोगों ने जिक्र की थी, तो कहीं ना कहीं ये बात हो गई, अब आप लोगों ने टैक्स लगाने की पावर ही उनसे छीन ली है कहीं ना कहीं इसके थ्रू। तो जो यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोल रहे थे कि सोवरेनिटी दी जाएगी और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया, तो कहीं ना कहीं ये तो उस पर भी इंपैक्ट डाल रहा है डायरेक्ट। मतलब ये बात बोली जा रही है कि जो चीजें आप लोग बोल रहे थे उसके अपोज में जाते हुए नजर आ रहे हैं अब हर एक तरीके से। तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है जैसा आप लोगों ने बोला था पहले, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। और पॉलिटिशियन और टैक्स एक्सपर्ट में यहाँ पे बात की गई जो मैंने आप लोगों को बताई है, पॉलिटिशियन बैठे हैं, टैक्स एक्सपर्ट वहां पे कोई है ही नहीं है जो जीएसटी को तैयार कर रहे हैं। तो फिर किस तरीके से आप लोग ये चीजें देख सकते हैं कि मतलब होना तो पॉलिटिशियन, होना तो वहां पे एक्सपर्ट चाहिए थे ना। देखिए एक्सपर्ट की तो कमी है, डिटर्जेंट और साबुन वाली एक्सपर्ट की तो कमी है, लग्जरियस गुड वाली और मैच बॉक्स वाली। अगर एक्सपर्ट होते तो हर एक फील्ड को अच्छे से एनालाइज करते और उसके बाद में बताते कि ये चीज यहाँ पे इस तरीके से इंप्लीमेंट करो, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है कहीं पर भी। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल में जो होने चाहिए थे वो एक्सपर्ट होने चाहिए थे, जबकि जीएसटी काउंसिल में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं सेंटर और स्टेट के। ओके, इसके अलावा क्या बातें बोली जा रही है यहाँ पर कि ये तो जो चल रहा है, इसके अलावा आप लोग जो सेंसिटिव जो ट्रांजिशनल इशू है उन पे फोकस करके चलना चाहिए। जिसपे पहले टैक्स नहीं लग रहा था आप लोग टैक्स लगा रहे हैं, जिसपे पहले बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा था उसका टैक्स कम कर रहे हैं। तो जो इस तरीके के जो ट्रांजिशनल चैलेंजेस हैं उन पे आप लोगों को फोकस देके चलना चाहिए। अगर कोई भी आदमी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आपके साथ में एक हॉटलाइन होनी चाहिए, कोई इस तरीके की मैकेनिज्म होनी चाहिए कि उस इशू को हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो इशू लंबे टाइम तक चलता रहे। तो सिंप्लिसिटी जितनी होगी और कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम होगी तभी जाके चीजों को सही से किया जा सकता है। पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सिंप्लिसिटी कहीं निकल के आ रही है और कॉम्प्लेक्सिटी कम होती नजर आ रही है। जितना बोला गया था उतना कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बातें यहाँ पे बोल रही है, एक तरीके से डायरेक्ट चीजों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जीएसटी जो आप लेके आ रहे हैं वो ऐसा जीएसटी नहीं है जैसा जीएसटी का आप लोग गुणगान गा रहे थे। ओके, तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोगों के माइंड में जो भी आप लोगों के ये आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी आप लोगों के माइंड में अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, और क्या आप लोगों को लगता है, उस दिन से हम इतनी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं टैक्स के बारे में कि कहाँ पर क्या टैक्स लगना चाहिए, किस चीज़ों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो सारी चीज़ें। आप लोग भी अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें अपने सजेशन, अपने व्यूज ऐड कीजिए कि और क्या होना चाहिए। आप लोग कहाँ पे जो जीएसटी को फॉलो करके चल रहे हैं वो कहाँ पे इस चीज़ में मतलब कमी नजर आ रही है उन लोगों को, और उसका इंप्रूव क्या हो, उसमें इंप्रूवमेंट क्या दिया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव आप लोगों को आर्ग्यूमेंट करना है, उसका सोल्यूशन भी हल्का सा आप लोग लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये न्यूज एनालिसिस हो गई हमारी पेज 1 और पेज 10 पे न्यूज एनालिसिस है। यहाँ पे देखिए जिस दिन से हम लोगों ने देखा है कि हमारा जो एयर इंडिया है वो घाटे में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये घाटे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको 3 तरीके हो सकते हैं इससे पीछे छुटाने के। सबसे पहला तो यह है कि 100% इसके सारे जितने भी चीजें हैं मतलब इसको पूरा बेच डालो। इसके बाद में यह है कि 100% नहीं है, इसमें क्या करो आप 74% बेच डालो इसका। और इसके अलावा क्या बोला जा रहा है 74% नहीं या 49% बेच डालो। तो तीनों में अगर आप लोग देखें, तीनों में 100% बेचे या 74% बेचे या फिर 49% बेचे, तो तीनों में जो है ऑथोरिटी जो है इस चीजों को हैंडल करने की ऑथोरिटी जो है दूसरी पार्टी के हाथ में चली जाएगी। मतलब जिसके पास में 51% शेयर होंगे वही आदमी एक तरीके से हेड हो जाता है उसका। तो 51 शेयर ये रखने की कंडीशन में नहीं है, ये बोल रहे हैं कि 51 हमको रखने ही नहीं है। मतलब एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करने के कंडीशन में ये है पूरा। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो करने की बात की जा रही है, जो प्रिपेयर किया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट, तो DIPM के बारे में जिक्र किया गया है। तो इन्होंने पूरा खाका तैयार किया गया है इसके बारे में। तो यही बात बोली जा रही है कि यहाँ से देखिए इतना सारा लॉस चल रहा है तो किस तरीके से उसको लॉस को रिकवर किया जाए, और जो ये लॉस मेकिंग फैक्टर जो निकल के आ रहा है किस तरीके से उसको टैकल किया जाए। इन सब चीजों को देखते हुए ये बातें की जा रही है कि इन 3 चीजों पे वर्क किया जा सकता है जिससे कि इसको रिकवर किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये आर्टिकल में दिया हुआ था, पेज 1 और पेज 10 पर ये इन्फॉर्मेशन थी। पेज 7 पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, जो गाड़ी वगैरह लोग यूज करते हैं तो आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि ये कॉस्टली ही होती नजर आ रही है, ये सस्ती होती नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2020 तक लगभग 28% ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू 2012 में जो थी। 34 से 36% इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर में। फ्यूल का जो प्राइस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीजें क्या हो रही है देखिए, लार्ज वर्क फोर्स ट्रेवल करती है खासकर जो दूसरे एरिया से सिटीज में अपना काम धंधा करने के लिए। इसके अलावा क्या होता है, ट्रेवल करने के अलावा डिस्टेंस पे जो पीपल है वो भी आते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए पब्लिक प्रेफर कर रही है, मतलब अगर पब्लिक प्रेफर करेगी आने वाले टाइम में, ये भी बोला जा रहा है कि गाड़ी जो अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी है उसके कंपेयर में पब्लिक प्रेफर करेगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना या फिर साइकिल पे जाना। तो ये भी बात बोली जा रही है। तो कॉस्ट जो है अगर देखा जाए, जो आदमी हमारे यहाँ, इसका क्या रीजन है, इसका ये भी रीजन है, जो हमारे यहाँ पे आदमी नॉर्मल जो अर्निंग होती है उसका लगभग 37%, मतलब 37% जो एवरेज डेली इनकम होती है उसका वो किस में, फ्यूल में खर्च कर देता है।
जबकि यूएसए में अगर देखा जाए वो ओनली 2% है। तो हमारे यहाँ पे एक ह्यूज हो गया है लगभग, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली 2% है। तो यूएसए, जर्मनी, जापान में बहुत कम है। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड कार है पर 1000 पॉपुलेशन, इंडिया में ओनली 16 है। अगर 1000 आदमी है तो उनके 16 के पास में कार है, जबकि यूएसए के पास में 423 है, जर्मनी के पास में 517 है और जापान के पास में 453 है। तो ये बहुत ही कम है, पर फिर भी इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें बोली जा रही है कि आने वाले टाइम में, तो कई सारी और भी यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें कई सारी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आदमियों को हो ना सके, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना पड़ेगा और खुद की साइकिल वगैरह लेके चलनी पड़ेगी, तभी चीज़ों का सोल्यूशन निकल सकता है, वरना इसका कोई सोल्यूशन आने वाले टाइम में नहीं निकलेगा अगर जिस तरीके से चीज़ें चलती रही हैं उसी तरीके से चलती रही तो। ओके, पेज 5 पर ये न्यूज़ है। देखिए, पहले जो रिपोर्ट आई थी, पहले हम लोगों ने देखा था कि टी.एस. सुब्रमण्यम की कमेटी सेट की गई थी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब जो की गई है तो ये कस्तूरी रंगराजन जी की कमेटी है, यहाँ पर इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये देखिए क्या है, एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, फॉर्मर चीफ है इसरो के, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है। तो इनके बारे में जिक्र किया गया कि अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इनके द्वारा, इनके हेड है ये उसके, उनके द्वारा ये एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म की जाएगी। तो आप लोगों को नाम याद रखना है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कमेटी है तो कस्तूरी रंजन जी हैं उसके, ठीक है ना, के कस्तूरी रंजन जी। तो 8 मेंबर कमेटी है, चेयरपर्सन इनको मिला के 9 मेंबर हो जाते हैं यहाँ पे। किसके द्वारा सेट की गई है? एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा सेट की गई है। और देखिए इसके अलावा जो सजेशन भी माने गए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, स्टूडेंट से, या फिर और भी जो स्टेक होल्डर हैं इनमें एजुकेशन से रिलेटेड, उनसे सजेशन भी मांगे गए हैं कि किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात चल रही है। देखिए किस लिए ये पॉलिसी लाई जा रही है, कहीं ना कहीं जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत ही दूर रह गई है जो इंडस्ट्रीज हैं। एजुकेशन कुछ प्रोवाइड कराई जाती है इंडस्ट्री में, उसका एप्लीकेशन होता ही नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम निकल के आती है, जो एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे कहीं पे निकाला जा रहा है। ओके, पेज 9 पे है, ये देखिए डेटा पॉइंट की बात है यहाँ पे। अफ्रीका में जो सॉरी तो अफ्रीका में देखिए जो एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होता जा रहा है वो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। अफ्रीका में देखिए कितना है, लगभग 2.59 यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रहा है यहाँ पे। और अगर कहीं पे भी देख लिया जाए आप लोग, वहां पे इतना ग्रोथ नहीं है। और इंडिया में भी अगर देखा जाए, साउथ एशिया में देखिए, साउथ एशिया का 1.34 है, अगर इंडिया में देखा जाए तो 1.23 है। तो 123 आप लोग याद रख सकते हैं इंडिया का। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता नजर आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन और आने वाले टाइम में ज्यादा बढ़ेगी और वो भी चीजें देखी जा रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस तरीके की पता होना चाहिए कम से कम। ओके, देखिए जिस तरीके से हमने अभी इशू देखा, ईरान वाला और कतर वाला इशू देखा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो हमारा कहीं ना कहीं फोकस जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो रशियन साइड पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो हमारा HPCL है, जो स्टेट ओन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है अभी, मतलब रशिया के साथ में उसके स्टेक खरीदने की बात चल रही है, ठीक है, रशिया के ऑयल फील्ड। तो वैंकूवर क्लस्टर ऑयल फील्ड इन आर्टिक रीजन, ठीक है ना। आर्टिक रीजन कहाँ पे पड़ता है? ऊपर पड़ता है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो उसके शेयर खरीदने की बात चल रही है, जिस तरीके से मतलब हम कहीं ना कहीं अपना जो एनर्जी इफिशिएंसी वाला सिस्टम है, हम उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करना चाहते हैं, जिससे कि ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे निकलती हुई नजर आ रही है। तो इस पर भी आप लोग फोकस दीजिएगा, इस तरीके की चीजों पर भी। ओके, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे। H1B वीजा से रिलेटेड नॉन इमिग्रेंट वीजा है, ये हम लोगों ने देखा था, खासकर यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इंडियन कम्युनिटी और भी बाहर सारे जो भी आईटी से प्रोफेशनल रिलेटेड यहाँ पर आते हैं। इसरो के द्वारा 31 सैटेलाइट छोड़े गए थे, ठीक है ना। तो नारलू इस्लाम यूनिवर्सिटी कन्याकुमारी हम लोगों ने देखा था, इसका भी एक सैटेलाइट था। मैंने पूछा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट था। इसके अलावा BCCI और ICC के हेडक्वार्टर दुबई और मुंबई में है, ये आप लोगों को याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके कहाँ से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर से, इनसे होते हुए गुजरती है। कुछ गड़बड़ है ना इसमें, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, है। तो ये गड़बड़ किस लिए की गई है, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए कई बार कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, इस वाले एरिया में त्रिपुरा को देखा जाता है, मणिपुर को, यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती है। तो मणिपुर की जगह यहाँ पे त्रिपुरा है। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस देके चलिएगा। जो उस साइड वाले स्टेट है, यहाँ पे 3 स्टेट, यहाँ पे 2 स्टेट आते हैं निकल के ओनली, ठीक है ना। तो 2 स्टेटों में से जाती है, एक इसमें से जाती है, त्रिपुरा में से जाती है, मिजोरम में से जाती है, तो मणिपुर में से नहीं जाती है। और मेघालय का तो सवाल ही नहीं होता है। और कई बार क्या करते हैं, राजस्थान को छोड़ देते हैं। तो राजस्थान भी यहाँ से थोड़ा सा टच होते हुए जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें करेक्शन करके आप लोगों को याद रखना है इसी तरीके से। तो मेघालय नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, राजस्थान है। तो याद करिएगा इसको अच्छे से। तो क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों है यहाँ पे, ये याद रखना है। और वेस्ट बंगाल भी है, मेघालय नहीं है, ऊपर पड़ गया, मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद में क्या है, इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे त्रिपुरा है और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन किया जाता है, जिस तरीके से मैप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से मैप के क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालना है उनका, ठीक है ना। तो मैप के क्वेश्चन को ढंग से देख के आप लोगों को चलना है। तो आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो ये यहाँ से होते हुए, इस तरीके से होते हुए
ये इस तरीके से होते हुए ये यहाँ से ऐसे होते हुए जाती है। तो क्या हो गया, यहाँ पे राजस्थान से थोड़ा सा टच करती है, तो लोग बाग राजस्थान को छोड़ देते हैं। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और मेघालय नहीं है, और मणिपुर नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और इसकी पीडीएफ आप लोग नीचे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए, आंसर जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना ज़्यादा आंसर दीजिए, क्योंकि आप जितना आंसर देंगे मुझे भी उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए फोकस कीजिए कि आंसर दीजिए, और फिर मैं भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।